बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री माने नियामक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। कुछ विद्वान इसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो व्यूज हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो एस्पेक्ट्स हैं। इसका पहला एस्पेक्ट है 2D ज्योमेट्री या प्लेन ज्योमेट्री, और इसका दूसरा एस्पेक्ट है 3D ज्योमेट्री या सॉलिड ज्योमेट्री। तो बच्चों एसएससी और रेलवे या जनरल कॉम्पिटिशन्स में ये 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री 10+2 लेवल का सिलेबस है और इसको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या एयरफोर्स नेवी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए इसको पढ़ा जाता है। और जनरल कंपटीशन जो हो गया जैसे एसएससी रेलवे, उसमें 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, उसमें सिर्फ 2D ज्योमेट्री पढ़नी है, माने प्लेन ज्योमेट्री पढ़नी है। ओके, चलो बच्चों देखो, 2D ज्योमेट्री माने प्लेन ज्योमेट्री। अब जरा से आप प्लेन को समझिए, प्लेन को आप समझिए, प्लेन क्या है। तो देखो बच्चों, किसी भी प्लेन को आप दो लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेद के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। दो लंबवत रेखाओं के आपस में प्रतिच्छेद के द्वारा आप किसी प्लेन की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यह एक समतल है, मान लीजिए कि यह एक समतल है माने प्लेन है, और इस प्लेन में यह एक क्षैतिज अक्ष है। क्षैतिज अक्ष माने हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये एक वर्टिकल एक्सिस है, और ये वर्टिकल एक्सिस माने उदग्र अक्ष है। अब देखिए, ये दोनों अक्ष आपस में समकोण बनाते हुए अर्थात परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हुए इस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, और जिस बिंदु पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, जिस बिंदु पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, इस बिंदु को हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन और हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स अक्ष कहते हैं और ये वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। अब बच्चों, प्लेन ज्योमेट्री का एक नियम है कि मूल बिंदु के दाहिने और मूल बिंदु के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाएं और मूल बिंदु के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसलिए मूल बिंदु के दाहिने ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और मूल बिंदु के बाएं यह x का निगेटिव डायरेक्शन हो गया, और यहाँ हम x डैश के द्वारा डिनोट करेंगे। उसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर यह y का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और मूल बिंदु के नीचे यह y का निगेटिव डायरेक्शन हो गया। मूल बिंदु के नीचे यह y का निगेटिव डायरेक्शन हो गया, जिसे कि हम लोग y डैश से सूचित करेंगे। क्लियर। अब ये बात तो हो गई, आपने इस प्लेन को समझ लिया, और जिस प्लेन में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाकर काटे, जिस प्लेन में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाकर काटे, उस प्लेन को हम लोग हिंदी में कार्तीय तल और इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कुछ विद्वान इस तल को एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, अब चलिए, ये तो बात हो गई प्लेन की। अब मान लें कि इस प्लेन में ये एक बिंदु है, एक पॉइंट है P। तो अगर इस प्लेन में एक बिंदु पॉइंट P है,
तो इस बिंदु के दो दृष्टिकोण होंगे। इस बिंदु को कंप्लीट एड्रेस करने के लिए, इस बिंदु को कंप्लीट एड्रेस करने के लिए इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी भी जाननी होगी और वाई अक्ष से दूरी भी जाननी होगी। तो बच्चों, इस बिंदु के कंप्लीट एड्रेस के लिए इस बिंदु का हमें एक्स अक्ष से भी दूरी जाननी होगी और इस बिंदु का वाई अक्ष से भी दूरी जाननी होगी। तो इसीलिए कार्तीय तल में या कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट के बारे में जानने के लिए हमें उस बिंदु के दो निर्देशांकों की जरूरत होती है। उस बिंदु के दो निर्देशांकों की जरूरत होती है। पहला निर्देशांक होगा एक्स अक्ष, पहला निर्देशांक होगा एक्स निर्देशांक और दूसरा निर्देशांक होगा वाई निर्देशांक। पहला निर्देशांक होगा एक्स निर्देशांक और दूसरा निर्देशांक होगा वाई निर्देशांक। क्लियर? अब जरा हम आपको एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के बारे में डीप में समझाते हैं कि व्हाट आर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फॉर अ पॉइंट। किसी बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या है, इस बारे में जरा आप विस्तार से समझिए। देखो, जैसे ये मूल बिंदु 1, 2, 3, ये -1, -2, -3, ये +1, +2, +3, ये -1, -2, -3। अब देखो बच्चों, मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, ये है पॉइंट। क्लियर? तो इस पॉइंट के लिए इसके दोनों निर्देशांक आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इस पॉइंट P के लिए इसके दोनों निर्देशांक आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इस बिंदु P का x निर्देशांक है 2, इस बिंदु P का x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक है 3। इस बिंदु P का x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक है 3। क्लियर? अब सुनिए, देखो बच्चों, किसी भी बिंदु के x निर्देशांक को, किसी भी बिंदु के x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और किसी बिंदु के y कोऑर्डिनेट को, किसी बिंदु के y निर्देशांक को हम लोग हिंदी में कोटि कहते हैं और शॉर्ट में सिंपली ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो बच्चों, x निर्देशांक को भुज माने एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को कोटि माने ऑर्डिनेट कहते हैं। अब सुनिए, x नियामक या भुज क्या है? किसी बिंदु का x नियामक या भुज क्या है? तो बच्चों गौर से देखो, x नियामक 2 y अक्ष से इस बिंदु P की दूरी ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट है। y अक्ष से इस बिंदु P की दूरी ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट है। तो किसी बिंदु का x निर्देशांक अथवा भुज, किसी बिंदु का x निर्देशांक अथवा भुज उस बिंदु की y अक्ष से दूरी को दर्शाता है। किसी बिंदु का x निर्देशांक अथवा भुज उस बिंदु का y अक्ष से दूरी दर्शाता है, जबकि इसी बिंदु का
इसी बिंदु का y निर्देशांक है 3, ध्यान दीजिए, इस बिंदु का y निर्देशांक है 3 और अगर x अक्ष से हम जांचें, अगर x अक्ष से हम जांचें तो देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अगर x अक्ष से हम जांचें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, अर्थात किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उसका y कोऑर्डिनेट या कोटि कहा जाता है। तो आप सभी जान चुके हैं कि किसी बिंदु का x कोऑर्डिनेट अथवा भुज, किसी बिंदु का x कोऑर्डिनेट अथवा भुज y अक्ष से उस बिंदु की दूरी है, जबकि किसी बिंदु का y कोऑर्डिनेट अथवा कोटि, किसी बिंदु का y कोऑर्डिनेट अथवा कोटि x अक्ष से उस बिंदु की दूरी है। क्लियर? चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भुज और कोटि को आप लोग डिफाइन करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक अथवा भुज कहा जाता है, जबकि किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक अथवा कोटि कहा जाता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए कि कार्तीय तल में 2 बिंदु हैं। सपोज करो कि कार्तीय तल में 2 बिंदु हैं। मान लीजिए कि इस कार्तीय तल में एक यह बिंदु है P, ये एक दूसरा बिंदु है Q। मान लीजिए इस कार्तीय तल में ये एक बिंदु है P और ये दूसरा बिंदु है Q। अब मान लो कि इस बिंदु P का x निर्देशांक है x1 और y निर्देशांक है y1। इस बिंदु P का x निर्देशांक है x1 और y निर्देशांक है y1, जबकि इस बिंदु Q का x निर्देशांक है x2 और y निर्देशांक है y2। क्लियर? तो अब आप PQ रेखाखंड की लंबाई कहिए, आप PQ रेखाखंड की लंबाई कहिए, अथवा बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी कहिए। तो आप PQ रेखाखंड की लंबाई कहिए अथवा बिंदु P और Q के बीच की दूरी कहिए, बात तो सेम हुआ। और PQ रेखाखंड की लंबाई अथवा बिंदु P से Q की दूरी, इस चीज को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं, माने दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला माने दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि दो बिंदुओं x1 y1 एवं x2 y2 बहुत बार किसी बिंदु के दोनों निर्देशांकों से ही उस बिंदु को सूचित किया जाता है। बहुत बार बिंदु के दोनों निर्देशांकों से ही उस बिंदु को सूचित किया जाता है। अलग से बिंदु का नाम रखना है बहुत बार जरूरी नहीं समझा जाता है। तो दो बिंदुओं x1 y1 एवं x2 y2 के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों दो बिंदुओं x1 y1 एवं x2 y2 के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ विद्वान
इसको लिखवाते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक बात बता दूं बच्चों, ये होल स्क्वायर होने के कारण x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का भी वही मान आएगा और x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर का भी वही मान आएगा। इसलिए आप ऐसे भी डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं, या डिस्टेंस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए डिस्टेंस फार्मूला का एक एप्लीकेशन करा देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से एक क्वेश्चन बनवा देते हैं। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में बिंदुओं a sin थीटा 0 एवं 0 a cos थीटा के बीच की दूरी बताएं। देखो बच्चों, यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। पहले बिंदु का x नियामक है a sin थीटा और y नियामक है 0, जबकि दूसरे बिंदु का x नियामक है 0 और y नियामक है a cos थीटा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। बहुत आसान है, हम डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्यूशन: डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए a sin थीटा घटाओ 0 माने a sin थीटा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 0 माइनस a cos थीटा माने निगेटिव a cos थीटा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका रिजल्ट होगा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और सजनों ऊपर में रूट लगा है। तो चलो बच्चों क्या करेंगे, तो इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह लेकर बना देता हूँ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 लिखेंगे। अब बोलिए a स्क्वायर गुणा 1 माने a स्क्वायर गुणा 1 माने a स्क्वायर, और a स्क्वायर का रूट करेंगे तो दूरी बराबर a इकाई,
दूरी बराबर a इकाई। क्लियर? तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर a इकाई या a यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, रूट करके प्लस माइनस नहीं करिएगा, बिकॉज दूरी एक लेंथ है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बिकॉज डिस्टेंस इज लेंथ और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए रूट करके प्लस माइनस a इकाई नहीं लिखना है, बल्कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर पॉजिटिव a इकाई या पॉजिटिव a यूनिट। आंसर। ओके, वेरी गुड। अब चलिए, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में किसी बिंदु को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं? प्लेन ज्योमेट्री में या 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करने की कितनी विधियां हैं? कुछ विधियां देखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधियां हैं। पहली विधि कार्टेशियन मेथड। पहली विधि है कार्टेशियन मेथड या कार्तीय विधि, जिसके अंतर्गत किसी बिंदु को उसके x निर्देशांक और y निर्देशांक से दर्शाया जाता है। तो पहली विधि है कार्टेशियन मेथड माने कार्तीय विधि, और इस विधि के अंतर्गत किसी बिंदु को उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से दर्शाया जाता है। जबकि एक दूसरी विधि है पोलर मेथड। दूसरी विधि है पोलर मेथड माने ध्रुवीय विधि, या कुछ लोग इसको त्रिकोणमितीय विधि भी कहते हैं। पोलर मेथड को कुछ विद्वान ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। लिख लीजिए दोनों नाम। तो दूसरी विधि है पोलर मेथड या ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड अर्थात ध्रुवीय विधि या त्रिकोणमितीय विधि। और बच्चों, ध्रुवीय विधि से किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग r और थीटा का प्रयोग करते हैं। ध्रुवीय विधि से किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग r और थीटा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आपके सामने दो समस्याएं हैं। अब आपके मन में दो समस्याएं हैं। पहली समस्या कि कार्तीय विधि से अगर कोई बिंदु दिया गया हो तो उसको ध्रुवीय विधि में कैसे कन्वर्ट करें। कार्तीय विधि में अगर कोई बिंदु दिया है तो उसको ध्रुवीय विधि में कैसे कन्वर्ट करें, और यदि ध्रुवीय विधि में कोई बिंदु दिया है तो उसको कार्तीय विधि में कैसे कन्वर्ट करें। हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम कार्टेशियन इनटू पोलर एंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम पोलर इनटू कार्टेशियन। कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना और पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, ये दोनों ही मेथड्स आपको सीखने होंगे। चलिए पहले सिखाते हैं कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना।
देखिए मान लो कि कार्टेशियन मेथड में एक बिंदु दिया है एक्स वाई। टॉपिक लिख लीजिए हाउ टू कन्वर्ट इनटू पोलर सिस्टम फ्रॉम कार्टेशियन सिस्टम। हाउ टू कन्वर्ट इनटू पोलर सिस्टम फ्रॉम कार्टेशियन सिस्टम। देखो बच्चों, मान लो कि कार्टेशियन सिस्टम में एक बिंदु दिया गया है, एक बिंदु गिवन माने दिया गया है। इस बिंदु का x नियामक है x और y नियामक है y। अब इस बिंदु को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r की आवश्यकता है और हमें थीटा की आवश्यकता है। तो बच्चों r की वैल्यू होती है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड माने r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखना। तो r का मान होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड, यानी r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखना। और थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। यदि कोई बच्चा tan इनवर्स देखकर अगर घबरा रहे हैं, अगर tan इनवर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आपके लिए शॉर्ट में हम यहाँ बता देते हैं कि तुम बोलना कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और यहाँ से थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेना। यदि tan इनवर्स से कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलना कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और यहाँ से आप थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन बिंदु 1√3 को ध्रुवीय पद्धति में व्यक्त करें। बिंदु 1√3 को ध्रुवीय पद्धति में व्यक्त करें। देखो बच्चों, ये जो बिंदु दिया गया है 1√3, ये कार्तीय विधि में दिया गया है, कार्टेशियन मेथड में दिया गया है। ये दिया गया बिंदु कार्तीय मेथड में दिया गया है। इस बिंदु का x नियामक है 1 और y नियामक है √3। अब इस बिंदु को जब ध्रुवीय विधि में कन्वर्ट करना है, जब पोलर में इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको r निकालना होगा और तब आपको थीटा निकालना होगा। तो r इज इक्वल टू रूट अंडर x माने 1 का स्क्वायर प्लस √3 माने y का स्क्वायर, और r का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखोगे। तो चलो बताओ, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 जोड़ 3 माने 4, और 4 का रूट करेंगे तो r का मान बराबर पॉजिटिव 2। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबके समझने लायक रूप में थीटा की वैल्यू बता रहे हैं, ये नीचे वाले मेथड से बताएंगे। तो चलो बाबू, थीटा की वैल्यू अब निकालेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू y का वैल्यू है √3 बटा x का वैल्यू है 1, √3 बटा 1 माने √3। तो tan थीटा बराबर √3, अर्थात थीटा बराबर 60 डिग्री। लेकिन ध्यान दीजिए, डिग्री थीटा का SI यूनिट नहीं है।
डिग्री एंगल का एसआई यूनिट नहीं है। एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। इसलिए थीटा का वैल्यू हमेशा रेडियन में निकालना, तो ही ध्रुवीय विधि सही होगा। थीटा का मान हमेशा रेडियन में ज्ञात कीजिएगा, तो ही ध्रुवीय विधि सही होगा, क्योंकि कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। तो चलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें, 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें, तो थीटा बराबर 60 गुना पाई बटा 180 रेडियन। थीटा बराबर 60 गुना पाई बटा 180 रेडियन। देखो बच्चों, 60 से 180 3 बार में, और थीटा का मान आ गया पाई बटा 3, और ये सी माने रेडियन। सी बोले तो सर्कुलर, सर्कुलर माने रेडियन। तो थीटा बराबर पाई बटा 3, ये सी माने सर्कुलर, सर्कुलर माने रेडियन। तो थीटा बराबर पाई बटा 3 रेडियन। क्लियर? तो चलिए, जब आर का मान ज्ञात हो गया, और थीटा का मान भी ज्ञात हो गया, तो अब इस बिंदु का ध्रुवीय रूप हम लिख देते हैं। तो इस बिंदु का हम ध्रुवीय रूप लिख देते हैं। तो इस बिंदु P का ध्रुवीय रूप हुआ, R का मान 2 और थीटा का मान π/3। तो इस बिंदु का ध्रुवीय रूप R का मान 2 और थीटा का मान π/3। आंसर क्लियर? तो यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि कार्टेशियन सिस्टम को पोलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन अब अगली बात है, अब आगे क्या पढ़ना है कि पोलर सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। अब पढ़ना है हाउ टू कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन सिस्टम फ्रॉम पोलर सिस्टम। चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, हाउ टू कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन सिस्टम फ्रॉम पोलर सिस्टम। माने ध्रुवीय पद्धति को कार्तीय पद्धति में कैसे व्यक्त करें। बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए, मान लो कि गिवन माने कोई बिंदु दिया है, मान लो कि ध्रुवीय मेथड में कोई बिंदु दिया है, मान लो कि पोलर फॉर्म में कोई बिंदु दिया है जिसके r का मान है 2 और थीटा का मान है π/6। तो मान लो कि पोलर फॉर्म में कोई बिंदु दिया है जिसके r का मान है 2 और थीटा का मान है π/6। अब इस बिंदु को कार्टेशियन सिस्टम में बदलने के लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम का x कोऑर्डिनेट भी चाहिए और हमें कार्टेशियन सिस्टम का y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो इस बिंदु को कार्टेशियन सिस्टम में बदलने के लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम का x कोऑर्डिनेट भी चाहिए और हमें कार्टेशियन सिस्टम का y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। x कोऑर्डिनेट का मान बराबर होता है r cos थीटा। x कोऑर्डिनेट का मान बराबर r cos थीटा
और y कोऑर्डिनेट का मान बराबर r साइन थीटा। तो x कोऑर्डिनेट का मान बराबर r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट का मान बराबर r साइन थीटा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन बना लीजिए, अब एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि बिंदु r का मान 2, अच्छा यही बिंदु है, ठीक तो है। अब इसी बिंदु को आप कार्तीय विधि में बदलिए। ऑलरेडी P का R दिया है 2, ऑलरेडी बिंदु का R दिया है 2 और थीटा का मान दिया है π/6। तो बच्चों जो बिंदु ऑलरेडी दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट निकालिए, y कोऑर्डिनेट निकालिए और उस बिंदु को कार्तीय विधि में व्यक्त कीजिए। तो इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट निकालिए, y कोऑर्डिनेट निकालिए और इस बिंदु को कार्तीय विधि में व्यक्त कीजिए। कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। x कोऑर्डिनेट बराबर r का मान है 2 इंटू कॉस थीटा माने कॉस थीटा माने कॉस और थीटा का मान π/6, थीटा का मान π/6 जो कि डिग्री में होता है 30 डिग्री। क्लियर? तो x कोऑर्डिनेट बराबर r का मान 2 इंटू कॉस और थीटा माने π/6, थीटा माने π/6 जिसका डिग्री मान होता है 30 डिग्री। उसी प्रकार y बराबर तो r का मान 2 इंटू साइन थीटा माने साइन 30 डिग्री, साइन थीटा माने साइन 30 डिग्री। क्लियर? क्योंकि π/6 रेडियन का मान होता है 30 डिग्री, π/6 रेडियन का मान होता है 30 डिग्री। चलिए मिलाइए। तो 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 2 कैंसिल और इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट बराबर √3, इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट बराबर √3। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट बराबर 2 इंटू और साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल और y कोऑर्डिनेट बराबर 1। तो इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट आ गया √3 और इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट आ गया 1। इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट आ गया √3 और y कोऑर्डिनेट आ गया 1। इसीलिए इस बिंदु P का कार्तीय नियामक होगा, इस बिंदु P का कार्तीय नियामक होगा, इस बिंदु P का कार्टेशियन फॉर्म होगा x कोऑर्डिनेट √3 और y कोऑर्डिनेट 1, √3 is the Cartesian form of the given point answer। इस बिंदु का कार्तीय रूप बराबर √3 एक आंसर। ठीक है बच्चों? ओके। अब आइए, अब आप लोगों को हम सेक्शन फार्मूला पढ़ाते हैं, विभाजन सूत्र, जिसको कि डिवीजन फार्मूला भी बोला जाता है। तब आप लोगों को सेक्शन फार्मूला माने विभाजन सूत्र पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, देखिए विभाजन सूत्र। एक बात है,
विभाजन सूत्र पढ़ने से पहले आपको विभाजन के प्रकार पढ़ने होंगे। विभाजन सूत्र पढ़ने से पहले आपको विभाजन के प्रकार पढ़ने होंगे, क्योंकि किसी रेखाखंड को कोई बिंदु अंतः विभाजित भी कर सकती है और बाह्य विभाजित भी कर सकती है। किसी रेखाखंड को कोई बिंदु अंतः विभाजित भी कर सकता है और बाह्य विभाजित भी कर सकता है। इसलिए बच्चों विभाजन सूत्र पढ़ने से पहले आपको अंतः विभाजन भी जान लेना जरूरी है और बाह्य विभाजन भी जान लेना जरूरी है। अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन। अब मान लो कि एक बिंदु है A जिसका नियामक है x1 y1 और एक दूसरा बिंदु है B जिसका नियामक है x2 y2। क्लियर? अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का नाम है AB। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का नाम है AB। अब अगर दोनों बिंदुओं के बीच का मतलब ये नहीं है कि मध्य बिंदु ही होना चाहिए। बीच माने इनसाइड। तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई विभाजक बिंदु C, अगर A और B के बीच में कोई विभाजक बिंदु C रेखाखंड AB का विभाजन करे, तो AC अनुपात CB, हम इसको कहेंगे अंतः विभाजन का अनुपात। AC अनुपात CB, इसको हम कहेंगे अंतः विभाजन का अनुपात। क्योंकि विभाजित करने वाला बिंदु C A और B के बीच में है, A और B के इनसाइड में है विभाजित करने वाला बिंदु C। इसलिए AC अनुपात CB को हम अंतः विभाजन का अनुपात कहेंगे। क्लियर? अब चलो मान लो कि विभाजित करने वाले बिंदु C का X नियामक है कैपिटल X और Y नियामक है कैपिटल Y। मान लो कि विभाजित करने वाले बिंदु C का X नियामक है कैपिटल X और Y नियामक है कैपिटल Y। क्लियर? और अंतः विभाजन का जो अनुपात है AC अनुपात CB, अंतः विभाजन का जो अनुपात है AC अनुपात CB, इस अनुपात की वैल्यू आप मान लीजिए M अनुपात N। तो अंतः विभाजन का जो अनुपात है AC अनुपात CB, इस अंतः विभाजन के अनुपात की वैल्यू मान लो M अनुपात N। क्लियर? अब विभाजित करने वाले बिंदु C के X नियामक का मान क्या होगा? विभाजित करने वाले बिंदु C के X नियामक का मान क्या होगा? और विभाजित करने वाले बिंदु C के Y नियामक का मान क्या होगा? तो बच्चों विभाजित करने वाले बिंदु C के X नियामक का मान बराबर M x2 माने B का X, M x2 प्लस N x1 माने A का X, तो चलिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो विभाजित करने वाले बिंदु C का X नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। और उसी प्रकार
उसी प्रकार विभाजित करने वाले बिंदु सी, विभाजित करने वाले बिंदु सी का y नियामक बराबर, का y नियामक बराबर y2 माने b का y प्लस ny1, y1 माने a का y बटा m प्लस n। क्लियर? तो बच्चों ये हुआ अंतः विभाजन करने वाले विभाजक बिंदु का x नियामक और विभाजक बिंदु का y नियामक। कब? तो जब अंतः विभाजन का अनुपात m अनुपात n माना जाए तब। तो यदि अंतः विभाजन का अनुपात m अनुपात n हो, यदि अंतः विभाजन का अनुपात m अनुपात n हो, तो विभाजक बिंदु का x नियामक बराबर, विभाजक बिंदु का x नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और विभाजक बिंदु का y नियामक बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। एकदम क्लियर? चलिए अब आपको हम बाह्य विभाजन समझाते हैं। बाह्य विभाजन माने एक्सटर्नल डिवीजन, इसको बढ़िया से देख लीजिए। एक्सटर्नल डिवीजन माने बाह्य विभाजन, ये नाम से ही स्पष्ट है कि विभाजित करने वाला बिंदु सी ए और बी के इन साइड में नहीं बल्कि ए और बी के बाहर आउटसाइड में होगा। एक बात तो तय है कि बाह्य विभाजन इस नाम से ही स्पष्ट है कि इस बार विभाजित करने वाला बिंदु सी, इस बार विभाजित करने वाला बिंदु सी ए और बी के अंदर इनसाइड में नहीं, ए और बी के बीच में नहीं, बल्कि ए और बी के आउटसाइड माने बाहर स्थित होगा। अब मान लीजिए कि एक बिंदु है ए, एक बिंदु है ए जिसका नियामक है x1 y1, और बच्चों दूसरा बिंदु है बी, दूसरा बिंदु है बी जिसका नियामक है x2 y2। क्लियर? अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का नाम है AB। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का नाम है AB। और इस बार रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु C, इस बार रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु C इस AB रेखाखंड के बाहर में स्थित है। इस बार विभाजित करने वाला बिंदु C, विभाजित करने वाला बिंदु C AB रेखाखंड के बाहर में स्थित है। अब आपके मन में एक प्रश्न है कि अगर विभाजक बिंदु बाहर है तो वह विभाजन कैसे करेगा? अगर विभाजक बिंदु बाहर है तो विभाजन कैसे करेगा? तो शायद आप एक बात भूल रहे हैं, एक बात आप भूल रहे हैं कि रेखा दोनों छोरों से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। सरल रेखा दोनों ही छोरों से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। और बच्चों अगर इस AB रेखाखंड को हम डॉट लाइन से आगे बढ़ा दें तो C बिंदु पर यह मिलेगी और बाह्य विभाजन हो जाएगा कि नहीं? यदि इस AB रेखाखंड को यदि इस AB रेखाखंड को डॉट लाइन से आगे बढ़ा दिया जाए
तो ये सी बिंदु पर पहुंच जाएगी, और सी बिंदु पर पहुंच जाएगी माने बाह्य विभाजन हो जाएगा। क्लियर। और हम कह सकेंगे कि बिंदु सी ने ए बी रेखाखंड का बाह्य विभाजन किया। बिंदु सी ने ए बी रेखाखंड का बाह्य विभाजन किया। क्लियर। रुको, ध्यान से देखो। बिंदु सी ने ए बी रेखाखंड का बाह्य विभाजन किया। ए बी रेखाखंड का बाह्य विभाजन किया। बच्चों, अब बाह्य विभाजन का अनुपात क्या होगा? तो बाह्य विभाजन का अनुपात क्या होगा? तो देखो, पहले छोर से विभाजक बिंदु तक AC, पहले छोर से विभाजक बिंदु तक AC अनुपात बढ़ाया गया भाग BC। कैसे? पहले छोर से विभाजक बिंदु C तक माने पूरा AC अनुपात बढ़ाया गया भाग BC। क्लियर। तो चलिए, यहाँ बाह्य विभाजन का अनुपात होगा, पूरा AC अनुपात बढ़ा हुआ BC। तो यहाँ बाह्य विभाजन का अनुपात होगा पूरा AC अनुपात बढ़ा हुआ BC। एकदम क्लियर। अब बच्चों मान लीजिए कि बाह्य विभाजन के इस अनुपात का वैल्यू है m/n। मान लो कि बाह्य विभाजन के इस अनुपात की वैल्यू है m/n। क्लियर। तो बाह्य विभाजन के इस अनुपात की वैल्यू है m/n। अब चलो मान लीजिए कि विभाजित करने वाले बिंदु C का x नियामक है कैपिटल X और y नियामक है कैपिटल Y। माना कि बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु C का x नियामक है कैपिटल X और y नियामक है कैपिटल Y। तो अब हमें बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु C के x नियामक का भी मान ज्ञात करना है और y नियामक का भी मान ज्ञात करना है। तो चलिए, विभाजित करने वाले बिंदु C के x नियामक का मान भी ज्ञात करना है और y नियामक का भी मान ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों, विभाजक बिंदु के x नियामक का मान बराबर mx2 माइनस nx1 बटा m-n। विभाजक बिंदु के x नियामक का मान बराबर mx2 माइनस nx1 बटा m-n, क्योंकि बाह्य विभाजन है। और विभाजक बिंदु का y नियामक बराबर my2 माइनस ny1 बटा m-n। अब बच्चों, दोनों प्रारंभिक बिंदुओं A और B के नियामक x1 y1 और x2 y2 हैं। दोनों प्रारंभिक बिंदुओं A और B के नियामक x1 y1 और x2 y2 हैं। और बाह्य विभाजन का अनुपात पूरा AC अनुपात बढ़ा हुआ BC का वैल्यू है m/n। तो दोनों प्रारंभिक बिंदु A और B
के नियामक है x1 y1 और x2 y2, जबकि बाह्य विभाजन का अनुपात AC अनुपात BC की वैल्यू है m अनुपात n। अब ये फॉर्मूला लगाकर आप विभाजित करने वाले बिंदु का x नियामक भी ज्ञात कर सकते हैं और y नियामक भी ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाकर आप विभाजित करने वाले बिंदु का x नियामक भी ज्ञात कर सकते हैं और y नियामक भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, विभाजन सूत्र के बड़े ही एप्लीकेशंस हैं, विभाजन सूत्र के बहुत एप्लीकेशंस हैं। एक आध एप्लीकेशन हम अभी दिखा देते हैं। जैसे किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए, हम अंतः विभाजन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए हम अंतः विभाजन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे। टॉपिक है फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना। आगे चल के इसी को हम बोलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए, तो मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना। फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना। अब मान लीजिए कि एक बिंदु है A जिसका नियामक है x1 y1 और दूसरा बिंदु है B जिसका नियामक है x2 y2। और बच्चों, इन दोनों को मिलाने पर रेखाखंड बनेगा AB। अब मान लो कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु O है। मान लो कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु O है, या O नहीं मानना है तो M मान लो, कैपिटल M माने मिड पॉइंट। मान लीजिए कि AB रेखाखंड का मध्य बिंदु कैपिटल M है। अब देखो, मध्य बिंदु हमेशा अंतः विभाजन करता है, और बराबर भागों में अंतः विभाजित करने के कारण अंतः विभाजन का अनुपात m अनुपात n का वैल्यू 1:1 होगा। बच्चों, मध्य बिंदु रेखाखंड को बराबर भागों में अंतः विभाजित करता है, और बराबर भागों में अंतः विभाजित करने के कारण अंतः विभाजन का अनुपात कहिए, चाहे m अनुपात n कहिए, इसकी वैल्यू होगी 1:1। एकदम क्लियर। अब देखो, अब मध्य बिंदु का नियामक अथवा विभाजक बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक अथवा विभाजक बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु के x नियामक को हम कैपिटल X मानते हैं और मध्य बिंदु के y नियामक को हम कैपिटल Y मानते हैं। तो चलिए, मध्य बिंदु अर्थात विभाजित करने वाला बिंदु
कि x नियामक को हम कैपिटल X मानते हैं और y नियामक को कैपिटल Y मानते हैं। तो बच्चों विभाजन सूत्र के आधार पर विभाजित करने वाले बिंदु का x नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, क्योंकि अंतः विभाजन है, और मध्य बिंदु का y नियामक बराबर मध्य बिंदु का y नियामक बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब मध्य बिंदु होने के कारण m अनुपात n का रेशियो 1:1 है। मध्य बिंदु होने के कारण m अनुपात n का रेशियो 1:1 है, इसलिए m की वैल्यू भी 1 रखेंगे और n की वैल्यू भी 1 रखेंगे। नीचे भी m की वैल्यू भी 1 जोड़ n की वैल्यू भी 1। y कोऑर्डिनेट निकालते समय भी m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1, नीचे भी m की वैल्यू 1 जोड़ो n की वैल्यू 1। अर्थात अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मध्य बिंदु का x नियामक आएगा x1 जोड़ x2 बटा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो मध्य बिंदु का y नियामक बराबर y1 जोड़ y2 बटा 2। क्लियर? इसलिए हमेशा याद रखिए कि x1 y1 और x2 y2 इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का x नियामक बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2 और y नियामक बराबर y1 जोड़ y2 बटा 2। तो बच्चों अंततः एक बार और बोल दूं, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का x नियामक बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2 और y नियामक बराबर y1 जोड़ y2 बटा 2। क्लियर? एक बस क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन है बिंदुओं -1 -3 एवं 5 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताएं। को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताएं। मध्य बिंदु का नियामक बताएं। चलो बच्चों सॉल्यूशन आप सभी जानते हैं कि मध्य बिंदु का x नियामक बराबर x1 का मान -1 जोड़ x2 का मान 5 बटा 2 और मध्य बिंदु का y नियामक बराबर तो y1 का मान -3 जोड़ y2 का मान 7 बटा 2। क्लियर? चलो
-1 जोड़ 5 बटा 2, -1 जोड़ 5 बटा 2 अर्थात मध्य बिंदु का x नियामक बराबर 2, और -3 जोड़ 7 बटा 2, -3 जोड़ 7 बटा 2 अर्थात मध्य बिंदु का y नियामक बराबर 2। इसलिए मध्य बिंदु M के का नियामक बराबर मध्य बिंदु M का नियामक बराबर x नियामक भी 2 और y नियामक भी 2, माने मध्य बिंदु M का नियामक 2 to आंसर। ठीक है बच्चों, ओके।